हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 जो मूल अधिकारों से संबंधित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मूल अधिकारों का जो अनुच्छेद हम पता करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें बताया गया है। तो हम सबसे पहले बेसिक चीजों को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अधिकार क्या होते हैं। मनुष्य के द्वारा जो दावे किए जाते हैं और जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकार। अधिकार किसे बोलते हैं? मनुष्य के दावे जो समाज मान्यता प्रदान करता है उसे अधिकार कहते हैं। जैसे जीवन का अधिकार, रहने का अधिकार, है ना, और शिक्षा का अधिकार। ऐसे कुछ दावे हैं जो समाज मान्यता प्रदान करता है कि ये व्यक्ति होने के नाते इन्हें प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट आता है मानव अधिकार। वे अधिकार जो मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होने चाहिए और जिसके लिए राज्य का निर्माण किया जाता है ना। राज्य का निर्माण जिसके लिए किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि राज्य क्या होता है। राज्य में जब स्टार्टिंग वाली वीडियोस थे उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज ए स्टेट। जिसका एक जिसकी एक जनसंख्या हो और वो संप्रभु हो, ठीक है, और एक क्षेत्र हो, ये सब अगर बातें होती है तो वो एक स्टेट कहलाती है। इसमें सभी प्राकृतिक और राजनीतिक अधिकार शामिल होते हैं। मानव अधिकार के अंतर्गत जो प्राकृतिक और राजनीतिक अधिकार होते हैं वो शामिल होते हैं। जैसे आवास का अधिकार हो गया, भोजन का अधिकार हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार हो गए, ये मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मौलिक अधिकार। इनमें माइनर से डिफरेंस है। मौलिक अधिकार क्या होता है? ऐसे अधिकार जो राज्य गारंटी के रूप में उपलब्ध कराए, है ना, अर्थात राज्य के द्वारा इनको प्रदान करने की गारंटी प्रदान की जाती है ना। अगर राज्य इनको प्रदान करने में असफल रहता है तो व्यक्ति क्या है, न्यायालय की शरण में जा सकता है ना। कहाँ जा सकता है? न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी। और मैं ये बताना चाहूंगा 1948 में जो अधिकारों का मेग्ना कार्टा आया था ना, मेग्ना कार्टा आया था 1948 ना। इसमें अधिकारों की घोषणा, जो मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी 1948। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, परंतु सामान्यतः जो 5 अधिकार है वो विस्तृत रूप से रहते हैं। जो छठा अधिकार है अनुच्छेद 32, जो अनुच्छेद 32 है, अगर मैं यहाँ लिखूँ उसको अनुच्छेद 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो मूल अधिकार है वो हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 सॉरी सॉरी सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। क्षमा चाहूंगा, सबसे पहले आते हैं समानता के अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, टोटल 5 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 वाले जो टोटल 4 अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट आता है शोषण के खिलाफ अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23, 24 आते हैं। फिर आता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, टोटल 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। अगला आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं। अनुच्छेद 31 पहले था भारतीय संविधान में, जो संपत्ति के अधिकार से था, संबंधित संपत्ति का अधिकार था, परंतु इसको रिपील कर दिया गया, अर्थात निश्चित कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत ना। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है ना। इसको क्या बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में है ना। कौन सा आर्टिकल है? 300 ए। तो विधिक अधिकार है संपत्ति वाला, अनुच्छेद 300 ए में वर्णित है। यहाँ लिख देता हूँ 300 ए में संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट आता है हमारा 31 के बाद 32 आता है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है ना।
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर ये जो अधिकार है इनका उल्लंघन होता है, फिर हम उसको यूज करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब हमको इनको एक एक करके देखते हैं। जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, मैंने आपको 14 से बताया, तो 12 और 13 में क्या लिखा हुआ है ये हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है ना। राज्य की परिभाषा क्या होगी, है ना। इसके अंतर्गत होगा, राज्य में क्या शामिल होगा, भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और राज्य की विधायिका, और भारत के क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकार, क्या स्थानीय प्राधिकार, प्राधिकार और अन्य प्राधिकार, है ना। अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत जैसे आप देखेंगे तो जैसे एनपीसीएल, जो केंद्रीकृत संस्थाएं और राज्य में संस्थाएं होती है ना, सेमी गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ओएनजीसी, है ना, ओएनजीसी, ये जो कंपनी होती है जिसमें सरकार की भागीदारी होती है, वो अन्य प्राधिकार के अंतर्गत आती है और उसे भी राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ये आता है भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और विधायिका, भारत के भीतर सभी स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकार। स्थानीय प्राधिकार में क्या आएंगे, पंचायत हो गई, नगर पालिकाएं हो गई, ये चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत ये चीजें आती है। आर्टिकल 13 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में क्या वर्णित है, यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। मान लो कोई ऐसी विधि है जो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को कम करती है या उन्हें कमतर रखती है, तो जो वो रूढ़ी या प्रथा या कोई प्रचलन वाली विधि है उसको समाप्त किया जाएगा, है ना, अर्थात मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता प्रदान की जाएगी। ये अनुच्छेद राज्यों को उन कानूनों बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को छीनते या कम करते हैं। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है ना, जो मूल अधिकारों का प्रहरी भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। अब अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 1 है, अगर उसको देखें तो संविधान लागू होने से पहले भारत में लागू सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के प्रावधानों से असंगत है, ऐसी असंगतता की सीमा तक शून्य माने जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि पहले से कोई ऐसे कानून आ रहा है, तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान सभा ने जो अधिकार बनाए, मूल अधिकार बनाए, अगर उससे असंगत होंगे तो जो प्रथाएं पहले से चली आ रही वो शून्य मानी जाएगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती है ना। अनुच्छेद मतलब सरकार ऐसा कोई भी विधि रूल नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, अगर करती होगी तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा या उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 का जो सब क्लॉज 3 है उसमें क्या वर्णित है, विधि के अंतर्गत भारत में, है ना, विधि के अंतर्गत भारत में विधि के समान कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ी और प्रथा आते हैं, है ना। ये सब चीजें विधि के अंतर्गत आते हैं ना। अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4 में क्या लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी, है ना। अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 5 में लिखा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद जो 368 है के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान में संशोधन का बारे में अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाएगा, तो ये उस संदर्भ में यह अनुच्छेद बताता है। अब हम जो अधिकारों को क्रम से पढ़ते हैं, पहले आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है, कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार देता है, जिसमें हर व्यक्ति को न्यायिक प्रणाली में समान माना जाता है ना। इसके भी दो पहलू माने जाते हैं, एक तो आता है विधि के समक्ष समता, है ना, विधि के समक्ष समता। दूसरा आता है विधियों का समान संरक्षण। दूसरा आता है, क्या आता है दूसरा, यह लिख देता हूं, दूसरा आता है विधियों का समान संरक्षण।
तो ये विधि के समक्ष क्षमता अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समान समक्ष माना जाएगा। कोई ऐसा उसमें धर्म, जाति, लिंग भेदभाव नहीं देखा जाएगा। विधि के समान सभी लोग मतलब समान माने जाएंगे, अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं देखेगा। दूसरा आता है विधियों का समान संरक्षण। इसमें ये एक सकारात्मक पहलू है जिसमें कुछ विशेष वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलू को ध्यान में रखा जाता है। जैसे एससी एसटी संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, तो वो जो उन लोगों की विशेष स्थिति को देख के बनाया गया है, तो उसमें उसको भेदभाव नहीं माना जाता। अनुच्छेद 15 के बारे में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है? सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता को अवसर अधिकार प्रदान किया गया है ना, अर्थात सार्वजनिक नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी अनुच्छेद हुए सब में युक्ति युक्त निर्बंधन भी होते हैं, है ना। युक्ति युक्त निर्बंधन ये इसलिए लगाए जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अराजकता फैल जाए, इसलिए मतलब ऐसा ना हो कोई अराजकता फैल जाए, इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 17 अपृश्यता का अंत करता है और इसके अभ्यास को अपराध मानता है ना। अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने का आर्टिकल 17 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के दुरुपयोग को रोकता है ना, अर्थात उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 बताता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 में क्या है? नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन कौन सी? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, अर्थात स्वतंत्र रूप से भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी निवास करने का अधिकार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे का पालन करने का अधिकार, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये अनुच्छेद 19 में बताया गया है ना। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, है ना, प्रोफेशन वगैरह अपनाने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 20 में क्या वर्णित है? अपराधों के लिए कुछ कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि किसी अपराध के लिए किसी को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है और आत्म साक्षीकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद गरिमा के साथ जीवन को अधिकार को भी समाहित करता है। भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21A जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन, है ना, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में वर्णित है। 21 को अगर हम देखें तो ये एक विस्तृत अधिकार है। इसमें बहुत सारे अवशिष्ट अधिकार भी शामिल हो गए हैं, जैसे मेडिकल सहायता पाने का अधिकार, गहरी नींद में सोने का अधिकार, पर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है। और जो भी अधिकार जो सामान्यतः उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अधिकारों को विस्तृत रूप से परिभाषित करता है, तो सामान्यतः अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखता है। जैसे फांसी में अगर कोई देरी हो रही तो उससे संरक्षण का अधिकार। एक केस हुआ था जब राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं दी जा रही थी, तो जो जो फांसी प्राप्त लोग थे, उन्होंने ऐसी पिटीशन डाली थी कि हमको या तो फांसी दे दी जाए या बता दिया जाए कि कब फांसी दी जाएगी। लेकिन उनका अधिकार का हनन इस तरह से हो रहा था कि उनको फांसी की सजा तो सुना दी गई थी लेकिन फांसी नहीं हो रही थी, तो इससे ऐसा उनका अधिकार हनन ऐसा हो रहा था कि उन्हें रोज ऐसा लगता था कि कल सुबह हमको टांग दिया जाएगा। इससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, ठीक है। इस संदर्भ में बहुत सारे जजमेंट आए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी और नजरबंदी के समक्ष कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि गिरफ्तारी के समय उचित कारण बताने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 22 में थर्ड हमारा मूल अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 इसमें है। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 में क्या वर्णन है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजन करने पर रोक
लगाई गई है। यह अनुच्छेद 23-24। हमारा नेक्स्ट आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसमें वर्णित है। अनुच्छेद 25 में क्या वर्णित है? अपने धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 में क्या वर्णित है? धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27 में क्या वर्णित है ना, करों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए न किए जाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 28 सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के प्रावधान पर रोक लगाता है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको पता हो कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसके संदर्भ में ये अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण केस आते हैं, मतलब एक तो इस्माइल फारूकी केस आता है धर्म की स्वतंत्रता के मामले में, और 2-3 केस और आते हैं, आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे, जब धर्म को मूल अधिकारों से किस तरह से अभिन्न माना जाता है, उसके संदर्भ में ये बातें आती है। जैसे आपने एक साउथ का जो केरल का मंदिर है उसके बारे में सुना होगा, तो वो भी इस संबंध में काफी फेमस। नेक्स्ट आता है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 इसमें वर्णित है। अनुच्छेद 29 में क्या है? किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है? 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जो हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है। यह अधिकार नागरिकों को मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट है, हेबियस कार्पस, मेंडेबस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्टियोरी प्रदान की जाती है। तो ये प्रमुख आर्टिकल थे। अगर हम इसको निष्कर्ष के रूप में देखें तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और न्याय की गारंटी देते हैं। यह अधिकार भारत को एक लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र के रूप में बनाए रखने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये विशेष रूप से आपको बातें ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे कुछ केसेस भी बता देता हूँ जो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित है। अगर आप देखेंगे तो केशवानंद भारती केस, जो आपने पहले भी देखा था, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल पीए इनामदार केस, है ना, पीए इनामदार केस, आईआर कोहिल्लू केस, आईआर कोहिल्लू केस, है ना, पीएम पाई केस, उन्नी कृष्णन केस, है ना, उन्नी कृष्णन केस, है ना। ये अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 21 ऐसे संबंधित है। ठीक है, और अगर हम देखें, और अगर केसेस को देखें तो अनुच्छेद 16 से, जैसे आर्टिकल 1 में बताना चाहता हूँ आरक्षण से संबंधित, आरक्षण की प्रक्रिया इसी के अंतर्गत आती है। आरक्षण की प्रक्रिया जो इसके अंतर्गत बहुत सारे केसेस है, जैसे इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस के आगे 1993 में आया था, ये काफी लैंडमार्क केस था। इसमें आरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया गया। ठीक है, नागराज केस, ठीक है, एम नागराज केस, तो ये महत्वपूर्ण केसेस है। आप अगर इन्हें पढ़ेंगे
तो आपको मूल अधिकारों की ओर समझ को विस्तृत करने में आपको बल प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।